हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के लिए ज्योग्राफी। ठीक है, और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आता है। आज हम पढ़ेंगे संसाधन और उसके उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहते हैं कि संसाधन होता क्या है। आप लोग बताइए संसाधन क्या होता है। आपके ऊपर जो छत है वो क्या है? अगर इसको हटा दिया जाए तो पानी चुएगा। तो याद रखिएगा वे सारी चीजें पृथ्वी पे जिसका उपयोग हम करते हैं, हमारे मानव यानी कि देखिए मानव जाति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। अगर संसाधन है तो हम हैं। ठीक है, अब क्यों, तो ये जान लीजिए ना, पेड़ पौधे जानवर है ना, भूमि जितनी भी चीजें हैं है ना। देखिए आपके ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, वो भी एक संसाधन है। आप जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं वो भी एक संसाधन है। यानी कि कहने का मतलब हम संसाधनों से घिरे हुए हैं। ठीक है, संसाधन है तो सब कुछ है, संसाधन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब इतना जान लो, मानव भी एक संसाधन है। कैसे? क्योंकि मानव ही चीजों को अच्छा बनाता है। तो याद रखिएगा इस पृथ्वी पे सबसे सुंदर संसाधन कौन सा है? मानव। हम है, आप है, ये लोग भी, ये क्या है? एक संसाधन है। तो चलिए मजे से पढ़ते हैं चैप्टर को, एक बार में पूरा वो खत्म करते हैं। ठीक है, संसाधन और उसके उपयोग। तो चलिए लेट किए बिना शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। संसाधन क्या होते हैं, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, संसाधन क्या होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पर्यावरण, आपको पहले ही बता दिए कि पृथ्वी पे वे सारी चीजें है ना, गाय भैंस घोड़ा बकरी हाथी टेबल कुर्सी गाड़ी मोटरसाइकिल, जितना भी चीज पाया जाता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संसाधन कहते हैं, क्योंकि उसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। समझ में आया? तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें वे संसाधन है। क्यों? क्योंकि उसका आप उपयोग करते हैं ना, और उससे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब आपकी जो जरूरतें हैं वो आपके काम को आसान बना देती है ना। चलिए अब जिस जगह पे बैठे हुए वो क्या है? एक संसाधन है ना। आप भी तो एक संसाधन है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने वाले तो आप ही है ना, 2 तल्ला 3 तल्ला। ठीक है, तो मकान से लेके हर एक चीज, सोना, ये बड़का जो झुमका पहनती है औरत लोग, ठीक है, ये देखो नाक के नथिया, ये सब क्या है? संसाधन ही है। ऐसा कहना गलत नहीं है, एकदम सही है। तो चलिए संसाधन तो समझ में आ गया कि वे सारी चीजें जो हमारे काम को आसान बनाए, हमारी जरूरतों को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। चलिए अगला है, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बताइए कैसे? ठीक है, तो याद रखिएगा मानव एक सबसे बढ़िया संसाधन इसीलिए है, हमारी बात को समझो, 2 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि एक पृथ्वी पर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं ना, ठीक है, मानव उसको क्या करता है? उपयोगी बनाता है ना। ये सारा संसाधन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्राकृतिक से मुफ्त निःशुल्क उपहार होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी संसाधन मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रतिफल होते हैं, यानी कि मानव ही उसको अच्छे ढंग से तैयार करते हैं। बात समझे कि नहीं? जंगल तो जंगल होता है, जंगल को एक बगीचा बनाने वाला कौन है? मानव ही ना बनाता है। तो सबसे इस पृथ्वी पे सबसे बढ़िया संसाधन कौन सा है? मानव है। कौन सा है? मानव। चलिए इतना चीज तो समझ में आ गया कि मानव एक संसाधन के रूप में। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? एकदम फास्ट चलेंगे और पूरा चैप्टर को, थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन इसको हम खत्म करेंगे चाहे जैसे खत्म हो। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर प्यारे बच्चों कितने होते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? फटाफट बताइए। यानी कि जिसको ऊपर वाले ने बनाया है, पेड़ पौधा जानवर मनुष्य, कौन से संसाधन है? जो खुद चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जिसको बढ़ाने के लिए हमें जरूरत नहीं है। तो जान लो कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं जो खुद से चल सकती है, फिर सकती है, बढ़ सकती है, जिसमें जीवंत हो यानी कि जीव हो, तो पेड़ पौधा में भी होता है। तो जैव अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन। तुमने चट्टान तो देखा होगा, बना तो खुद है लेकिन वो कैसे भरा क्या हुआ तुमको पता है? तुमने क्या कभी उसको बढ़ते हुए देखा है? पहाड़ पठार को। तो ये सब कौन सा संसाधन हो गया? अजैव संसाधन। लिख लोगे? जैव का मतलब होता है जो जिसमें जीवंत हो, तुम देख सकते हो कि पेड़ आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, पशु पक्षी आदमी, ये सब जैव है। अजैव क्या हो गया? चट्टान पहाड़, ये सब कौन सा संसाधन हो गया? अजैव संसाधन। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, क्या पढ़ना है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नवीकरणीय। तो यहाँ पे देखिए नवीकरणीय, जिसका उपयोग अगर हम एक बार कर ले, जिसका उपयोग हम एक बार कर ले, एक बार करने के बाद उसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, जिसका उपयोग एक बार करने के बाद उसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, उसे कौन से संसाधन कहते हैं? अब बताओ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कौन सी चीज है जिसका उपयोग आप दोबारा करते हो पृथ्वी पे? बताइए है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, है ना,
बहुत सारी चीजें हैं जिसका उपयोग खत्म होने के बाद उसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। मासन सूरज का प्रकाश है ना, नवीकरणीय है क्या, नवीकरणीय है, नवीकरणीय है। क्यों? क्योंकि उसको हम सूरज का ऊर्जा शाम होते होते ढल जाता है, कल होके फिर अपनी एनर्जी के साथ आ जाता है ना। अब अनवीकरणीय, तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद, एक बार उपयोगिता के बाद वो समाप्त हो जाता है। बताइए कौन सा संसाधन है, बताइए। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। कौन सा संसाधन है, क्योंकि उसका एक बार उपयोग करेंगे तो हम फिर दोबारा उपयोग। अब जीवाश्म, यानी कि आप मान लो कि जीवों का अवशेष धरती के अंदर रहा है ना, धरती के अंदर रहा। अब जी अंदर रहने के बाद हजारों साल तक, ठीक है, कितने साल तक, हजारों साल तक ये धरती के अंदर दबा रहा। उसके बाद उसको हम निकालने यानी कि क्या होता है, उससे खनिज यानी कि कोयला, पेट्रोलियम में से बनता है। अब उसका उपयोग कर लोगे, क्या दोबारा आ जाएगा, वो नहीं ना आएगा। तो उसको हम कौन से संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, याद रहेगा फटाफट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा फटाफट। क्या है, सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह विकास जो अभी तो फायदा कर रहा है ना, हम ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ी को फायदा करे। अब कौन ऐसा चीज है जो हम काम करें जिससे आज तो हम फायदा में है ही, लेकिन आने वाला पीढ़ी भी उससे फायदा में हो। तो देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब पे काम बढ़िया से चल रहा है ना। तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, सौर ऊर्जा अगर बढ़िया से शुरू हो जाए तो उस जगह पे क्या हो जाएगा कि बिजली की खपत, कोयले की खपत कम हो जाएगी ना। तो उससे हम एक तरीके से सतत विकास कहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमें फायदा पहुंचा रहा है। तो उसे क्या कहा जाएगा, सतत विकास। देखिए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की उपेक्षाओं के मद्देनजर वर्तमान के विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा को क्या कहते हैं, सतत विकास। जैसे क्या, तो पवन ऊर्जा, क्या हो गया, पवन ऊर्जा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ये सब क्या है, सतत विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि आने वाले समय में इसका उपयोगिता काफी बढ़ने वाला है। बात समझे कि नहीं, क्योंकि धरती के नीचे से कोयला, पेट्रोलियम ये सब खत्म होने वाला है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी ना। तो जान लो इसका परिभाषा कैसे लिखोगे। तो ऐसा विकास जो हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी फायदा दे, उसे हम क्या कहेंगे, सतत विकास। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर बताएं। संभावी और संचित कोश संसाधन में अंतर बताएं। तो ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। देख लीजिए, संभावी यानी कि जिसका उपयोग नहीं की गई है, यानी कि है, संसाधन है, आपको पता है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक आपने नहीं किया है। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, तो याद रखिएगा, राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की असीम असंभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका उपयोग नहीं किया। उसे कौन संसाधन कहेंगे, संभाव्य, यानी कि संभावना है कि भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। लिख लोगे। अगला क्या है, संचित कोश संसाधन। ऐसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीकी आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, भविष्य की पूंजी है, नदी, जल, यानी कि संचित कोश संसाधन है, हमने उसे बचा कर रखा है, लेकिन भविष्य में इसको हम और अच्छे ढंग से उपयोग में लाएंगे। उसे कौन संसाधन कहेंगे, संचित कोश संसाधन। लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा चलते हैं फटाफट, अगला चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्योटो सम्मेलन कहां और क्यों आयोजित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, दिसंबर 1997 में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पृथ्वी को, है ना, 1997 में हुआ था, है ना। क्या चीज से बचाने के लिए, जापान में हुआ था क्योटो सम्मेलन, क्योंकि क्योटो जापान में ही है। चलिए हो जाएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था, फटाफट बताइए। तो याद रखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां था, हुआ था जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में हुआ था ना, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कि इसमें लगभग देशों के लोगों ने भाग लिया था और चर्चा हुई थी कि भैया देश की क्या समस्या है, क्या है, नहीं है, ये सारी चीजों पे चर्चा किया गया था। बात समझे कि नहीं। पृथ्वी सम्मेलन यानी कि पृथ्वी को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको लिख लोगे आप लोग, हो जाएगा। यानी कि चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसाधन का संरक्षण, है ना, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। बताइए
संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, यानी कि संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है, बता सकते हो संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है? देखो आने वाले समय में हमने संसाधन का उपयोग इतना ज्यादा कर लिया है कि आज हमारे लिए वो मुश्किल बन गया है। देखो कई सारे देश में ऑक्सीजन लोग खरीदते हैं ना, ऑक्सीजन का डब्बा खरीदते हैं, उसको लेते हैं। तुमने किसी आदमी को देखा होगा पाइप आदि इतना को डब्बा लेते हुए, है ना? आखिर क्या जरूरत पड़ गई ये सब चीज की अब हमारे देश में, चाहे किसी भी देश में क्यों जरूरत पड़ी? देखिए आप एक चीज को याद रखिएगा, हम जितना पेड़ काट रहे हैं ना, कहता है ना कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे ना, प्रकृति की एक दिन ऐसा खेल दिखाएगी। कोरोना काल आपने देखा होगा ना, सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत पड़ी थी? ऑक्सीजन की। क्या चीज की? ऑक्सीजन की। बहुत सारे लोग मारे गए थे ना, किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो याद रखिएगा पेड़ बचाइए, ठीक है? क्योंकि पेड़ काटिए नहीं, पेड़ बचाइए, क्योंकि आने वाले समय में इसका उपयोगिता बढ़ने वाला है, जनसंख्या बढ़ रहा है ना, और पेड़ घट रहा है। दूसरा चीज, हम पानी तो पीते हैं ना, आप देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पानी जो पीते हैं ना, कि पानी एक गिलास लेंगे, आधा पिएंगे, आधा फेंक देंगे। सही बात है ना? एक गिलास लेंगे, आधा पिएंगे, आधा फेंक देंगे, ये तो गलत बात है। इससे क्या होगा? यानी कि पानी की उपयोगिता धीरे धीरे, देखिए पानी की कमी नहीं है धरती पे, पीने वाले पानी की बहुत कमी है, ठीक है? तो याद रखिएगा अगर ये सब चीज होता रहा तो आने वाले समय में हम बचेंगे नहीं। तो याद रखिएगा संसाधन को बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख लीजिए वर्तमान में मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना? क्या है? नर्मदा नदी है ना, जगह जगह इसे काट दिया गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना? सुंदरलाल बहुगुणा, है ना? सुंदरलाल बहुगुणा याद है आपको? चिपको आंदोलन इन लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है? कुछ आंदोलन सक्रिय है ना, इन्होंने कुछ रंग लाई। तो इस तरीके से आपके आसपास भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आप भी आंदोलन कर सकते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है ना? अब बताइए। आज देखिए भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही अपनी जीवन, है ना, जीवनों उपयोगी हो पाते हैं। आदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ का जनप्रिय तकनीकी के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीकी का उपयोग होता है तब सभ्यता विकसित होता है। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज को समझिए कि संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। देखो संसाधन तो है, लेकिन आज हमने 100 साल पहले कुछ और था, आज उसी संसाधन को हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं और पहुंचा दिया ना। ये सब कौन कर रहा है? मानव। कौन कर रहा है? अब देख लो, आज 100 साल पहले क्या मेट्रो ट्रेन चलती थी? देखो आज चल रही है ना। किसका देन है? मानव का देन है ना। आज दुनिया में कुछ भी संभव है, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। तो मानव तकनीकी का उपयोग करके इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव है। कौन कर सकता है? मानव कर सकता है, ठीक है? कर लोगे इसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है? देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अब हम विस्तार से थोड़ा समझेंगे। तो देखिए संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पे ये निम्नलिखित है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? और उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और विकास की स्थिति के आधार पे कितने? संभाव्य, विकसित, भंडारण और संचित, है ना? और संचित। तो चलिए ये सारी चीज के बारे में हम नीचे थोड़ा पढ़ते हैं और ये सारी चीज को थोड़ा समझते हैं। तो चलिए अब नीचे हम देखते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं ना। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? जैव संसाधन। आपको पहले ही इससे पहले वीडियो में ऊपर बताए थे, जिसके अंदर जीवंत हो, जीव हो, जो जीवित हो, उसे हम कौन संसाधन कहेंगे? जैव संसाधन। लिख लीजिएगा, जिसके अंदर जीव हो उसे कौन से संसाधन कहा जाएगा? जैव संसाधन, है ना? देखो पशुधन, है ना, वनस्पति, अन्य प्राणी, यानी कि हम लोग गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा जितना है सब कौन है? जैव संसाधन। पेड़ पौधा कौन संसाधन है? और दूसरा है अजैव, जो निर्जीव वस्तुओं से बना है उसे हम क्या कहेंगे? चट्टाने, धातुएं, खनिज, ये सब कौन सा है? अजैव संसाधन। लिख लोगे। उपयोगिता के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। क्या? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फटाफट नवीकरणीय, जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। याद रह जाएगा ना? याद रहेगा ना? जिसका उपयोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? और अनवीकरणीय क्या होगा?
हाँ, अनवीकरणीय क्या? ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका एक बार उपयोग हो जाने के बाद हम दोबारा प्राप्त, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिसका एक बार उपयोग हो गया उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? याद हो जाएगा। नवीकरणीय क्या है? फटाफट बताइए आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, समझ में आ गया खुद। चलिए, अब आते हैं स्वामित्व के आधार पे एक कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4। अब ये चारों प्रकार को थोड़ा हम समझ लेते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। भूखंड, घर, बाग, बगीचा, अरे भैया ये सब तुम्हारी जो संपत्ति है ना वो व्यक्तिगत संसाधन है, इस पे किसी का हक नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो व्यक्तिगत संसाधन है। ये किक्कर हो, ये अमर है, हमर है ना। तो कौन सा संसाधन है सर? व्यक्तिगत संसाधन है। हमर नीचे मारो बसंती खड़ी है तो किसका संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है ना। भैया तुम्हारे पास एक हीरो होंडा है, अरे साइकिल है भाई, तो वो भी आपका व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि उससे आप घर जाते हो, घर से आते हो, है ना। आपके पास मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। मेरे पास कार नहीं है, ठीक है। तो वो सब आपका व्यक्तिगत संसाधन है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया। उसके बाद सामुदायिक संसाधन। अच्छा, तुम्हारे यहाँ एक समुदाय भवन होगा ना, तो उसमें क्या करने जाते हो? ओकर ईंटा तोड़ने जाते हो। समुदाय भवन का गांव का लेकर से ये काम करता है, समुदाय भवन का ईंटा उखाड़ देगा सब, ठीक है ना। बारात उरात आती है ना, तो रोकने के लिए। अच्छा, आपके यहाँ मदरसा होगा? तो मदरसा तो उस एक जो होती है ना, ये सभी के लिए होती है, जिसमें जब लोग उर्दू पढ़ने जाते हैं, है ना। तो एक तरह का सामुदायिक है सबके लिए। उसमें किसी को मना है कि इसमें ये जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो जाएगा, क्या कभी मना किया गया है? तो उसे कौन सा संसाधन कहेंगे? जो सबके लिए खुला हो। बात समझे कि नहीं? सबके लिए। जैसे गांव का है ना, क्या होगा? देखिए यहाँ पे चरण भूमि से शमशान घाट, मंदिर, ये सब चीज क्या है? मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, खेल के मैदान, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। जहाँ पे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, गाय चलाने जाते हो, भैंसिया को चलाने जाते हो, बकरिया को चलाने जाते हो, ऐसे कौन से संसाधन है? समझे कि नहीं? हाँ, गुल्ली डंडा खेलने जाते हो, गाय, भैंसी, बकरी, घोड़ा चराने जाते हो, घूमने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, कौन सा संसाधन है? तो याद रखना, वो संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं, पूरा समुदाय करता है, खाली हम नहीं करते हैं, अमीर गरीब सब करता है, उसे कौन संसाधन कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। 3 नंबर में है कौन सा संसाधन? देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो सरकार के अधीन हो, जो सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो क्या क्या चीज हो सकता है भैया? सड़क है, स्कूल है, कॉलेज है, जिसको सरकार चलाती है, सरकार अपने अंडर रखती है, सरकारी, है ना। हॉस्पिटल है, ये सब कौन से संसाधन है? अच्छा, रेलवे कौन सा संसाधन है? राष्ट्रीय, है ना। क्यों? आप कोई रेल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है ना। रेल तो खरीद लेगा, पटरी वो लाइन कहां से बिछाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। याद रखिएगा, ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तट रेखा से कितना किलोमीटर दूर? 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागर संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि 200 किलोमीटर छोड़कर जो होता है, कौन सा संसाधन होता है? जिसका देखरेख कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। देखो, जहां पे 2 देश है, समुद्र के इस पार और समुद्र के उस पार, तो 200 किलोमीटर इधर और 200 किलोमीटर उधर छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। वो अंतर्राष्ट्रीय उसके बाद संसाधन होता है, लेकिन उसका देखरेख कौन करेगा? तो उसके लिए हम दोनों के बीच में एक जो है ना, एक तरह का सिस्टम बना गया है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। उसका देखरेख कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तो उसे हम कौन से संसाधन कहते हैं? लिख लोगे? समझ में आ गया? चलिए, अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? संभावित संसाधन। तो देखिए, ऐसे संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। पहले ही आपको बताएं कि उसकी संभावना है कि भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। कौन से संसाधन कहलाते हैं? संभावित संसाधन। कौन से संसाधन? चलिए, उसके बाद विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिसके सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे विकसित तो हो चुका है। बात समझे कि नहीं? जिसका उपयोग भी आप कर रहे हो, जिसका उपयोग आप कोयला पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हो ना, तो उसे कौन संसाधन कहेंगे? विकसित संसाधन। तीसरा क्या है? भंडारण।
क्या है? भंडारण। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं, उन्हें उच्च तकनीकी का उपयोग करके लाया उसे जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भंडारण संसाधन। यानी कि उसका तो भंडार है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब चीज का भंडार है, तो उसे कौन संसाधन कहेंगे? भंडार संसाधन। उसके बाद संचित कोश संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन भंडार है ना, संसाधन की अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी का जल है ना, भविष्य में जल से विद्युत बनाने की उपयोगिता, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन है ना, संचित कोश जो है, लेकिन उसको उपयोग में अच्छे ढंग से लाए नहीं है, लेकिन भविष्य में हम इसको अच्छे ढंग से उपयोग में ला सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? संचित कोश संसाधन। लिख लोगे? चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं क्या है मेरा। ठीक है, विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। ठीक है, चलिए तो हो चुका है। संसाधन नियोजन क्या है? क्या हुआ? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? याद रखिएगा, नियोजन का मतलब क्या होता है? याद रखना, प्लानिंग, प्लान करना, यानी कि भविष्य में हम संसाधन का कैसे उपयोग करें कि भविष्य में संसाधन को हम बचा सकते हैं। नियोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लान। अगर आप ट्यूशन आते हो मॉर्निंग में, चाहे कहीं पढ़ने जाते हो, कुछ करने जाते हो, तो क्या करते हो? प्लान करते हो। बिना प्लान के तो आप कहीं जाते नहीं हो। तो याद रखना, जिस प्रकार आप हर एक चीज करने के लिए प्लान करते हो, क्या संसाधन को बचाने के लिए प्लान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखो, संसाधन हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है ना, तो भविष्य में इसको बचाने के लिए हमें प्लान करना होगा। अगर हम भविष्य में बचाने के लिए इसका प्लान नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए संसाधन को बचाने के लिए हमें प्लान करना होगा, क्योंकि भविष्य में इसे बचाया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका सही उपयोग कर सके। लिख लोगे? चलिए।